नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में बाबरी मस्जिद के मुकदमे के सिलसिले में कुछ तफसीलात रखूँगा। इसमें एक लफ्ज़ बार बार आता रहा, वो है मोल्डिंग ऑफ रिलीफ। ये क्या है, इसकी वजाहत पेश करने की कोशिश करूँगा। कल तो इसके सिलसिले में खबरें दी है। इसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड को लेकर के कुल बहुत सारी खबरें सामने आईं, वो हकीकत है क्या है, इस पर भी जो है हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा एर्दोगान ने ट्रंप को वाज़ेह तौर पर पूरा करारा जवाब दिया है और कतर ने एर्दोगान को सही करार दिया है शाम पर हमला करने को। वो भी क्या बयानात हैं वो आप लोगों के सामने रख करके तबसरा करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद के सिलसिले में। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाज़े की सुप्रीम कोर्ट में समाअत गुज़िश्ता 40 दिनों से चल रही थी, जो कि बुध के रोज़ मुकम्मल हो गई और उसके बाद अदालत उज़्मा ने फैसला महफूज रखा है। समाअत शाम 5 बजे तक मुकम्मल होनी थी, लेकिन उसे मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा कबल यानी शाम 4 बजे ही कल मुकम्मल कर लिया गया। माना जा रहा है कि 23 दिन के बाद इस मामले पर अदालत उज़्मा की जानिब से फैसला सुना दिया जाएगा, यानी 23 दिन बाद। हालांकि अदालत ने फैसला सुनाने के लिए किसी तारीख का ऐलान नहीं किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की है। समाअत के इन 40 दिनों के दौरान लफ्ज मोल्डिंग ऑफ रिलीफ काफी जेर बहस रहा। इसका इल्तिजाम सिविल मामलात से मुताल्लिक मुकदमात के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस हक का इस्तेमाल आर्टिकल 142 और सीपीसी की दफा 151 के तहत करता है। दरअसल सिविल मामलात में दरख्वास्त गुजार अपने मुतालबे के साथ अदालत पहुंचता है और अगर वो मुतालबा पूरा नहीं होता है तो फिर अदालत को यह तय करना होता है कि क्या कोई और ऐसी मुतबादिल राहत है जो उसे दी जा सकती है। बाबरी मस्जिद के मामले में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है, जिसमें तमाम फरीक अराजी की मिल्कियत का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे हालात में अदालत को यह तय करना है कि दूसरे फरीक को क्या दिया जा सकता है। मुस्लिम फरीक़ैन का कहना है कि 6 दिसंबर 1992 से पहले जिस हालत में मस्जिद वहां मौजूद थी उन्हें वैसी ही मस्जिद चाहिए, जबकि हिंदू फरीक का कहना है कि वो राम जन्म स्थान चाहते हैं, यानी उनको वो चीज़ चाहिए। और इसी पर अब तक की ये लंबी बहस चली 40 दिनों तक, और मैं वक्तन फ़वक्तन क्या होता रहा ये भी हमारे डेली वीडियो न्यूज़ में आप लोगों के सामने, कभी जमीयत उलमा से रिलीज़ होने वाले प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से या खुद अपनी छानबीन के तहत ये खबरें मैं आप लोगों के सामने दीगर अखबारात के ज़राए के हवाले से मैंने पेश करने की कोशिश की है। उस ज़रूर देखें कि क्या बहस हुई और बीच में किस किस तरह की जो है दोनों फरीक़ैन ने दावे किए, दलाइल पेश किए, शवाहिद पेश किए। इस दरमियान में कल ये बात सामने आ गई कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो अपने दावे से यानी दावा वापस ले लिया है, इस शर्त पर कि वो बकिया मसाजिद, जैसे मिसाल के अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की आखिरी सुनवाई से पहले इस केस की कलीदी मुल्जिम फरीक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ज़मीन पर अपना दावा छोड़ने के लिए सुलहनामा दाखिल कर दिया है। ये खबरें कल आती रहीं और इस खबरों को झूठ करार दिया जाता रहा, फेक न्यूज़ करार जाता रहा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े में फरीक उत्तर प्रदेश की सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सालिसी कमेटी के जरिए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बोर्ड ने इस मामले में अपनी अपील वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन इस सिलसिले में वकीलों को पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये वीडियो देखिए कि एक वकील बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की कोई चीज़ें हमें पेश नहीं की क्योंकि मैं उसका वकील हूं, लेकिन हमारी तरफ से हमारी तवज्जो से कोई इस तरह की अपील दायर नहीं की गई। ये साफ तौर पर यहाँ कहा जा रहा। इसको सुने। नहीं, मुझे ना तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने ना किसी भी ऑफिशियल ने ना तो मुझे किसी तरह का इंस्ट्रक्शंस, कोई कम्युनिकेशन नहीं है इस बारे में जो आपको तो क्या है। अब उसके बाद हम दी वायर में छपी एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो इस कार्रवाई से जुड़े एक जराये ने बुध की सुबह दी वायर को यह बताया था कि सुलहनामा फाइल कर दिया गया है। मैं फिलहाल इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जराये के मुताबिक उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यह सुलहनामा सालिसी कमेटी के मेंबर श्री राम पंचू के जरिए दाखिल किया है, यानी कि अपने वकील के जरिए से नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर बोर्ड की अपील वापस लेने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं बोर्ड के वकील और ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी AIBMAC के कन्वीनर जफरयाब जेलानी ने इस बारे में आई खबरों पर कहा, ऐसा कोई भी दस्तावेज अदालत को सौंपा जाएगा, अब तक अदालत को ऐसा कुछ नहीं सौंपा गया है।
अमर उजाला ने भी रिपोर्ट की थी, उसके मुताबिक अयोध्या मामले में मुस्लिम फरीक इकबाल अंसारी ने कहा कि सालिसी कमेटी के मेंबर और सीनियर वकील श्रीराम पंचू के जरिए सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की जानिब से दावा छोड़ने की बात सामने आई है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ भी दायर नहीं हुआ है, यह अफवाह है। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वो इस जमीन पर अपने दावे को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को अयोध्या में 22 मस्जिदों की देखरेख का जिम्मा लेना होगा। वक्फ बोर्ड ये भी चाहता है कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1999 को सख्त बनाया जाए। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाजे में 8 मुस्लिम फरीकों ने केस दायर किए हैं। कलीदी फरीक सुन्नी वक्फ बोर्ड की कहा जाता है, उनकी जानिब से 2 केस दायर किए गए। गौरतलब है कि मामले को सुन रही आईनी बेंच की सदारत कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई नवंबर में रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन तब तक वो इस मामले पर फैसला सुना सकते हैं। बुध को इस मामले की सुनवाई करते हुए आखिरी वक्त में मुदाखलत को लेकर दाखिल की गई एक दरखास्त को नामंजूर करते हुए गोगोई ने कहा है कि इस मामले में बहस शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। इस मामले में 39 दिनों तक सुनवाई कर चुकी 5 जजों की आईनी बेंच बुध को 40वें दिन की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जरिए की गई ये जबानी सुनवाई तारीख में दूसरी सबसे लंबी चलने वाली सुनवाई है। इससे पहले सबसे लंबी सुनवाई 1972 के केशव आनंद भारती मामले में जब 13 जज की बेंच ने पार्लियामेंट के इख्तियारात को लेकर अपना फैसला दिया था, तब सबसे लंबी सुनवाई चली थी और वो सुनवाई मुसलसल 68 दिन तक चली थी। अयोध्या मामले में साल 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली 14 अर्जियों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। हाईकोर्ट ने कर चुका है। हाईकोर्ट ने 4 दीवानी मुकदमों पर अपने फैसले में 2.77 एकड़ जमीन को 3 फरीकैन सुन्नी वक्फ बोर्ड, नरमोही अखाड़ा और रामलीला के दरमियान बराबर बांटने का हुक्म दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 30 सितंबर 2010 के हुक्म के मुताबिक मुतनाज़ा जमीन का 1/3 हिस्सा पाने वाला सुन्नी वक्फ बोर्ड बुनियादी दरखास्त गुजार है। सुप्रीम कोर्ट में जारी मौजूदा सुनवाई में नरमोही अखाड़ा बुनियादी दरखास्त गुजार नहीं है। बड़ी तादाद में हिंदुओं का अकीदा है कि 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद भगवान के बने मंदिर की जगह बनाया गया था। इसी जगह पर राम का जन्म माना जाता है। 1922 में भीड़ ने मस्जिद को मुनहदिम कर दिया था, यानी मुनज़्ज़म साजिश के तहत, जिसके बाद मुल्क भर में तशद्दुद और फसादात हुए और उसमें 3000 लोगों की जानें गई मुख्तलिफ रियासतों से पूरे मुल्क के हिंद में। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में लंबे वक्त से ज़ेर इल्तिवा तनाज़े को सुलझाने के लिए सालिसी का मशवरा दिया था। रिटायर्ड जज जस्टिस FM इब्राहिम खलीफुल्लाह की सदारत में 3 मेंबरों के पैनल और आर्ट ऑफ लिविंग के बानी श्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचू ने एक तजवीज़ पर काम करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद अगस्त से आईनी बेंच मुसलसल इस मामले की सुनवाई कर रही है। वहीं गुज़िश्ता महीने अयोध्या जमीन तनाज़ा मामले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने कहा था कि इसको उम्मीद है कि इस मामले में 18 अक्टूबर तक सुनवाई पूरी हो सकती है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने यह भी कहा है कि इस मामले में दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के जरिए तकर्रुरी कमेटी के जरिए से सालिसी का सहारा लेने के लिए आज़ाद है, लेकिन मामले में रोजाना की बुनियाद पर सुनवाई जारी रहेगी। बहरकैफ सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से वो अपील करने का मामला अभी भी जो है वो पूरी तरह से लाएतबार कहा जा रहा है, लेकिन दिल्ली की शाही जामे मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने बाबरी मस्जिद तनाज़े के ताल्लुक से मुसलमानों के देरीना मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली को खुली सौदेबाजी करार देते हुए सवाल किया है कि इस हकीकत या मसलहत तक आने में इतनी मुद्दत आखिर क्यों लगी। मौलाना बुखारी ने यहाँ जारी एक बयान में कहा है कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि बाबरी मस्जिद के हवाले से 300 साल से जायद पुराने मौक़िफ़ से इनहिराफ करना पड़ा। इनहिराफ ही नहीं बल्कि दस्तबरदारी के लिए हलफनामे तक बात पहुँच गई है। मुकदमे की कार्रवाई अब जबकि अपने मंतकी अंजाम से करीब तर हो चुकी थी और आज फरीकैन की जानिब से दलाइल पर बहस मुकम्मल भी होने जा रही थी, हत्ता कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से ऐसा सुनने में भी आया है कि उन्हें फैसला तहरीर करने के लिए तकरीबन 1 माह की मुद्दत दरकार है। इतनी वाज़ेह सूरत हाल की मौजूदगी में, जिसमें पूरी मिल्लत और उसके अमायदीन की अदालत के फैसले के हवाले से गैर मशरूत आमदगी का इजहार भी शामिल है, इस तरह अचानक फैसला क्यों करना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि इस दस्तबरदारी को मुसालहत पसंदी के जुमरे में न रखकर खुली सौदेबाजी करार दी जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि अगर बाबरी मस्जिद से दस्तबरदारी का एक फैसला कुरान और हदीस, फ़िक़्ह इस्लामी और इजमाए मिल्लत के पस मंज़र में लिया गया है, तो आज अचानक एक हकीकत बनकर क्यों उभरा है। इस हकीकत या मसलहत को यहाँ तक आने में आखिर इतनी मुद्दत क्यों लगी। बुखारी ने मजीद सवाल किया कि जब मस्जिद की दीनी हैसियत पर कोई सवाल नहीं है, तो बाबरी मस्जिद से दस्तबरदारी के लिए इस पेशबंदी में 23 साल का अरसा आखिर क्यों लगा। हज़ारों मासूम जानों को लुक़्मे अजल क्यों बनाया गया। लाखों ख़ानदानों की इख्तिसादियत और इज़्ज़त नफ्स को नीलाम क्यों होने दिया गया। फ़िरक़ा परस्ती को बेलगाम होने के लिए ग़िज़ा व ज़मीन क्यों फराहम की गई। हिंदू और मुसलमान इन दोनों भाइयों के बीच में नफरत की दीवार को इतना ऊंचा क्यों होने दिया गया। फसादात का लामुतनाही सिलसिला, तशद्दुद, फ़िरक़ा परस्ती को खुली छूट, मासूमों की आबरूरेज़ी,
मुल्क में हैजानी कैफियत और शुकों को शुबहात का माहौल क्यों बनने दिया गया? मौलाना बुखारी के बकौल बाबरी मस्जिद की सौदेबाजी करने वालों को उसका जवाब देना ही होगा। बहरकैफ नाज़रीन, अब तो इसकी सुनवाई हो चुकी है। अब ये देखना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो खबरें आ रही हैं वो उस पर अब क्या वो हकीकत है, अगर हकीकत है तो उस पर अदालत का क्या फैसला आता है वगैरह वगैरह। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम आगे बढ़ते हैं शाम की जानिब। शाम पर तुर्की का हमले को कोई जुर्म नहीं है, इस तरह कतरी वजीर दिफा ने कहा है। जहां कतर के वजीर दिफा खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया का कहना है कि तुर्की का खुद को दहशतगर्द ग्रुपों से बचाने के लिए काम करना कोई जुर्म नहीं। ये बात तुर्की की सरकारी खबर रसा एजेंसी अनाजोल ने बुध के रोज बताई। कतरी वजीर ने मजीद कहा कि तुर्की इस वक्त 40 लाख के करीब पनाहगुज़ीनों की मेज़बानी अंजाम दे रहा है। अगर उसका बर्ताव खराब होता तो यूरोप पनाहगुज़ीनों के सैलाब में डूब चुका होता। इससे कबल कतर के वजीर खारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने तुर्की का दिफा करते हुए कहा था कि शिमाली शाम में अनकरा के फौजी हमले का मकसद नज़दीक आते खतरे को ख़त्म करना है। दोहा में मंगल के रोज़ ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम में शिरकत के दौरान शेख मोहम्मद का कहना था कि हम तुर्की पर मलामत नहीं कर सकते क्योंकि अनकरा ने एक नज़दीकी खतरे का जवाब दिया है जो तुर्की के अमन को निशाना बना रहा था। उन्होंने वाज़े किया कि दोहा शाम के साथ सरहदी इलाके में तुर्की के कब्जे और वहाँ पनाहगुज़ीनों की जबरी मुंतकिली की तायीद करता है। कतरी वजीर के मुताबिक तुर्की को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के जेर इंतजाम महदूद ग्रुपों से खतरा दरपेश है। इन ग्रुपों को दहशतगर्द करार देकर उनकी मजम्मत की जा चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि जिन इलाकों को आज़ाद करा लिया गया है वह बेहतर हालत में है और तुर्की की जानिब से किसी किस्म की दसली तत्हीर या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के बारे में नहीं सुनाया गया। बहरकैफ नाज़रीन, याद रहे कि जून 2017 में सऊदी अरब, बहरीन और इमारात की जानिब से कतर के साथ ताल्लुकात मुनक़्क़े किए जाने के बाद से दोहा तुर्की का एक मरकज़ी हलीफ बन चुका है और उसका बहुत ही करीबी माना जाता है। अब एक और ख़बर, यानी कि इस वक्त जो हो रहा है शाम में, उसको लेकर के अमेरिका बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, तुर्की के खिलाफ और पाबंदियाँ आयद कर रहा है, लेकिन उसी तरह का जवाब सदर एर्दोगान की जानिब से भी उनको दी जा रहा है। शाम में कुर्द मलेशिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने पर अमेरिका की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियों के रद्द-ए-अमल में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह जवाब दिया है कि तुर्की कभी जंगबंदी का ऐलान नहीं करेगा और वो पाबंदियों से नहीं डरते। सदर एर्दोगान ने आलमी बरादरी की जानिब से सीज फायर के मुतालबे पर रिपोर्टर से बात करते हुए कहा, वो कहते हैं जंगबंदी का ऐलान करें, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुर्की के सदर ने सहाफ़ियों को यह भी बताया कि वो मंबस शहर में शाम की सरकारी फौज की मौजूदगी से भी परेशान नहीं है, वो सिर्फ उन इलाकों में कुर्द जंगजुओं की मौजूदगी नहीं चाहते। तुर्की ने एक हफ्ते कबल शाम की शिमाली इलाकों से कुर्द मलेशिया के ख़त्म करने के लिए फौजी कार्रवाई का आगाज़ किया है। सदर एर्दोगान का कहना था हम इस इलाके को क्लियर करने तक जंगबंदी का ऐलान नहीं कर सकते। बहरकैफ नाज़रीन, बहुत सारे तुर्की के शाम में हमले के बाद और निडर होकर हमले के बाद बहुत सारे बड़े बड़े ममालिक जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं वो इस वक्त हड़बड़ाहट के आलम में हैं और अजीब किस्म की जो है पाबंदी आयद करते जा रहे हैं, लेकिन सदर एर्दोगान की जानिब से वाज़ेह तौर पर उनको पैगाम दिया जा रहा है और जवाब दिया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आज के हमारी इस प्राइम टाइम में इतना। इंशाल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।